तो अगला है हमारा यहाँ पर शेप। अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो जो टेक्स्ट बॉक्स होता है वो जनरली एक रेक्टेंगल एरिया देता है जिसके बॉर्डर को आप राउंडेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिफरेंट शेप्स में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप शेप ऑप्शन का यूज़ करके लिख सकते हैं। तो शेप में जाएंगे। अब यहाँ पर अलग अलग तरह के शेप्स आ रही हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपना लिखने के लिए। मान लो एक शेप आ रही है हार्ट वाली, इसका यूज़ कर सकते हैं। या स्क्वायर, एरो, या पेंटागन, हेक्सागन, ट्रायंगल, इस तरह की अलग अलग शेप्स पे आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। मान लो मैंने हार्ट की शेप ले ली। बाय डिफॉल्ट कोई भी शेप अगर आप लेते हैं तो उसका जो कलर आ रहा है वो ब्लू कलर आपका आ रहा है। अब उसका कलर आपको चेंज करना है तो आप फॉर्मेट में जाके कलर चेंज कर सकते हैं। स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में कलर जो आपको लगता है वो अपना दे दो। अब किसी भी शेप पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट ओपन करके जो भी यहाँ लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। फॉन्ट साइज अपने अकॉर्डिंग जो देना चाहो वो दे सकते हो। बाकी अलाइनमेंट वगैरह ये सब आप अपना यहाँ से कर सकते हैं। अब इसमें रोटेशन अगर हम देखें तो रोटेशन में एक आता है टेक्स्ट का रोटेशन। जो आपने शेप के अंदर टेक्स्ट लिखा है उसको आप रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐसे रोटेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सर टेक्स्ट रोटेट ना हो, जो शेप है वो रोटेट हो जाए, तो यहाँ से शेप को रोटेट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हैं शेप और टेक्स्ट दोनों रोटेट हो जाए तो यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो। अब कोई भी शेप जो आपने इनिशियली पिक करी है, अब आप चाहते हैं कि सर शेप चेंज हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि दोबारा बनाना पड़ेगा, अभी भी आप शेप चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट हार्ट आ रहा है,
यहाँ से आप हेक्सागन बनाना चाहते हो, हेक्सागन बन जाएगा। पिल की तरह बनाना चाहते हो, जैसे गोली होती है उस तरह से ओवल बन जाएगा। तो अलग अलग शेप आप यहाँ पर अपना रेक्टेंगल बनाना चाहते हो, राउंडेड रेक्टेंगल बनाना चाहते हो, तो अलग अलग शेप्स हैं जो यहाँ पर आपका आ जाता है। किसी भी शेप के ऊपर आप अपने विजुअल को लेकर आ सकते हैं, या अदर एलिमेंट को भी लेकर आ सकते हैं। जैसे आप किसी भी शेप को बना रहे हैं और आप चाहते हैं उस शेप के ऊपर बटन आ जाए या उसके ऊपर कार्ड विजुअल आ जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक कार्ड विजुअल बनाया जिसमें सम ऑफ सेल मैंने दिखाया। अब मान लीजिए इस विजुअल को मैं एक शेप के अंदर दिखाना चाहता हूँ। जैसे कल कोई पूछ रहा था कि क्या बटन को एक साथ कहीं दिखा सकते हैं, तो एक साथ किसी शेप के अंदर आप दिखा सकते हैं। जैसे मैंने एक शेप ली यहाँ पर, मान लो ये वाली शेप ले ली। अब इस वाली शेप में ये वाला विजुअल दिखाना चाहते हो, ये यहाँ लगा दो। तो सर देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो कलर कॉम्बिनेशन इस तरह से यूज करो कि देखने वाले को एक जैसा लगे। तो जो आपका कार्ड विजुअल का बैकग्राउंड है वो वही कर दो जो इसका बैकग्राउंड है, दोनों एक जैसे लगेंगे आपके तो सही लगेंगे। अब जैसे इसका बैकग्राउंड कलर मैं यही कर दूं। पहले कार्ड विजुअल का कलर चेक कर लो, यहाँ जाके इफेक्ट में जाके। और भी तरीके हो सकते हैं इस काम को करने के। अब यहाँ पर देखो, जब मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो ये बैक एंड पे चला जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि सर वो बैक एंड पे ना जाए, तो मैंने क्या करा, इसको पहले इसके ऊपर लेकर आए और यहाँ पर देखो कोई टैब आता है, ब्रिंग फॉरवर्ड वाला। इस पर क्लिक कर दो, ये आ गया ब्रिंग फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड पे आ जाएगा वो। अब आउटसाइड क्लिक करोगे तो जाएगा नहीं। दोबारा देखो, पहले क्या हो रहा था, जब मैं इस कार्ड विजुअल के साथ ये वाला जो शेप था उसका यूज कर रहा था, तो जब ये सेलेक्टेड होता था तब तो दिखता था, जब मैं आउटसाइड क्लिक करता था तो ये इनविजिबल हो जाता था। तो मैंने क्या करा, कार्ड विजुअल को पहले अपने शेप के ऊपर लेकर आया, कार्ड विजुअल को सेलेक्ट करा, फॉर्मेट में गया, फॉर्मेट के अंदर ऑप्शन आता है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। तो जो विजुअल भी सिलेक्टेड है उसको मुझे फॉर फ्रंट पे लाना है। इस पे क्लिक करा, ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक कर दिया, या ब्रिंग टू फ्रंट एक ही बात है।
अब आप आउटसाइड क्लिक करोगे, परमानेंट आपका दिखता रहेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि मान लो मैंने इसमें से किसी विजुअल को ड्रैग करा, तो वो अलग हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि सर ये अलग अलग नहीं होना चाहिए, ये हमारा एक साथ, अगर मैं हिलाऊं तो ये हिले ही ना, मूव ही ना करे, मैं ड्रैग करूं तो ड्रैग ही नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर से देखो एक ऑप्शन आएगा। नहीं नहीं, लॉक ऑब्जेक्ट व्यू के अंदर आ रहा है। व्यू के अंदर जाओ, ऑप्शन आता है लॉक ऑब्जेक्ट। लॉक कर दोगे अगर आप व्यू के अंदर जाके, तब आप इसको ड्रैग करोगे, ड्रैग ही नहीं होगा। तो कोई भी, अगर आप पेज लॉक ऑब्जेक्ट के साथ बना देते हो, तो अब उसके जो भी विजुअल हैं वो आपके ड्रैग नहीं होंगे। कोई सा भी नहीं होगा, ना ये ड्रैग होगा ना ये होगा, कोई सा भी नहीं होगा। तो कई बार हमें इसकी जरूरत पड़ जाती है कि जब अपना फाइनल टच हम दे देते हैं, तो अब हम अगर माउस इधर से उधर कभी गलती से लेके जाते हैं, स्पेशली लैपटॉप पे जब चलाते हैं, तो विजुअल ड्रैग होकर इधर उधर हो जाते हैं। कभी साइज छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, जाने अनजाने में। तो आप क्या करो, व्यू में जाके लॉक ऑब्जेक्ट को कर दो, तो अब आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आपको वापस से अब ट्रैक करना है किसी भी चीज को, तो फिर अनलॉक करना पड़ेगा। हाँ, पूरा पेज ही लॉक होगा, विजुअल लॉक नहीं हुआ है। पूरा पेज, इस पेज पर जितने विजुअल हैं सारे लॉक हो गए, अब कोई सा भी मूव नहीं होगा। पर्टिकुलर शेप का कोई ऐसा ऑप्शन सच आ नहीं रहा है। अनलॉक करोगे तो अब सारे अनलॉक हो जाएंगे। चलो, तो शेप को लेकर समझ में आ गई कहानी क्या है। अपने हिसाब से आप कैसे यूज करना चाहते हो शेप को, आप कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम किसी भी कार्ड विजुअल के रिजल्ट को शेप पर दिखा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कार्ड विजुअल और फॉर्मेट हो जाता है। बाय डिफॉल्ट शेप भी क्लिकेबल बनाई जा सकती है। तो कल हमने जितने एक्शन पढ़े थे, सारे एक्शन किसी भी शेप पर किए जा सकते हैं, बट हमें रेयरली रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब अगला पेज बनाते हैं। लास्ट एलिमेंट इंसर्ट पे जाएंगे, इमेज का। अगर मुझे जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ उसका लोगो दिखाना है, या अपना प्रोफाइल पिक्चर दिखाना है, तो इस तरह से फ्रंट पर अगर मुझे कोई इमेज लगानी है, ना कि बैकग्राउंड में, तो मेरे पास इमेज नाम का एलिमेंट होता है, इसका यूज करके हम इस काम को कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे इमेज पर, तो जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सिस्टम को ब्राउज करेगा और पूछेगा बताओ आपके सिस्टम में कौन सी इमेज है जो आप दिखाना चाहते हो। तो मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, मैं उनको दिखा देता हूँ। मान लो मेरे पास ये इमेज है, ये लगा दी मैंने। तो आप कोई सी इमेज लगा दो, ऐसा नहीं यही होनी चाहिए। मैं तो जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इमेज को आप दिखा सकते हो। कोई आपकी अपनी इमेज है तो आप उसको लगा लो। ऑटोमेटिकली इसका साइज अपने अकॉर्डिंग जितना छोटा बड़ा जहाँ करना चाहो कर सकते हो। अब कई बार आप इमेज को क्लिकेबल करना चाहोगे, जैसे आपने अभी फेसबुक, यूट्यूब, जैसे आप अक्सर लिखते हैं ना फॉलो अस ऑन दिस, तो उसमें आइकन लगा देते हैं, उस पर क्लिक करो तो हम नेविगेट हो जाते हैं। तो ज़्यादा बार हम इमेज को क्लिक करा सकते हैं। सारे पेज पे ही हो जाएगा। रिपोर्ट लेवल पर हो रहा होगा।
अब मैं चाहता हूँ इस पे क्लिक करके कोई एक्शन हो। तो अब आप बताओ क्या एक्शन करना चाहते हो। एक्शन वही 7 8 कल जो पढ़े थे हमने। एक बार अगर मैं दोबारा लिख दूं, एक्शंस। पहला एक्शन आपने देखा था पेज नेविगेशन वाला। इसमें क्या होता है, आप खुद बताते हो कि आप किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करके कहाँ जाना चाहते हो। दूसरा हमने बैक एक्शन देखा था। तीसरा हमने ड्रिल थ्रू एक्शन देखा था। चौथा बुकमार्क एक्शन देखा था। पांचवा अप्लाई ऑल स्लाइसर। छठा क्लियर ऑल स्लाइसर। और सातवां वेब। तो अब इस इमेज के एक्शन को जब ऑन करेंगे तो ये सातों ऑप्शन आपको दिखेंगे। अब बताओ कौन सा वाला आपको चाहिए, जो चाहिए वो आप अपना लगा लो यहाँ पर। तो सिंपल मैं अभी मान लो वेब लगा देता हूँ, आप कोई और लगा लो, आप अपना पेज नेविगेशन लगा लो चला कर देखने के लिए। ठीक है। अब जो यूआरएल देना है वो आप दे दो। तो ऐसा नहीं है कि जो दिख रहा है वही देना है, आपको बताना है कि इस इमेज पे क्लिक करके कहाँ जाओगे। जहाँ जाओगे उसका यूआरएल दे दो अपना। या जिस पेज पे जाना है उस पेज का नेविगेशन यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे, अगर यहाँ पे पेज सेलेक्ट करोगे तो। तो जनरली जब किसी कंपनी की हम रिपोर्ट बनाते हैं तो उसके रिपोर्ट पर हम उस कंपनी के वेबसाइट को अगर ओपन करना चाहते हैं तो ऐसे करके आप अपना चला सकते हो। तो इंटरनेट होगा तो चलेगा। तो इस तरह से आप अपनी इमेज लगा सकते हो। तो कोई और एक्शन करके देख लो, हमने कहा करके देख लो। एक इमेज और लगा देते हैं। तो कोई सी भी इमेज आप अपनी यूज कर सकते हो जो आपके पास है। आपके पास कौन सी इमेज है नहीं पता मुझे, मान लो मैंने ये लगा दी। अब मैं चाहता हूँ इस पे क्लिक करके हम किसी पे टेक्स्ट बॉक्स वाले पेज पे चले जाएं। तो इसको सेलेक्ट करो, एक्शन ऑन करो, और यहाँ पर पेज नेविगेशन, और जहाँ जाना चाहते हो उसका नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लो। अब इस पे क्लिक करोगे तो टेक्स्ट बॉक्स वाले पेज पे आ जाओगे। तो इस तरह से इमेज लगाकर इमेज को आप क्लिकेबल कर सकते हो। ये सब ऑलरेडी कई बार पढ़ा चुका हूँ तो इसमें दोबारा कुछ नहीं करना। चलो, तो अभी तक का जो सफ़र हमारा रहा है उस सफ़र में हम प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। डेट मीन्स विजुअल बनाने की बात कर रहे हैं कि विजुअल कैसे दिखेगा, है ना। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें जो डेटा मिला हुआ है ये डेटा अभी कुछ मॉडिफिकेशन के लिए प्रोसेस किया जाएगा। उसके बाद फिर रिपोर्ट हम बनाएंगे। जैसे मान लो हमारे पास ये सुपर स्टोर वाला डेटा है, ऑर्डर्स। अब मुझसे कहा गया कि इसमें पहले क्या करो, टैक्स लगा दो 18% का हर ऑर्डर पे। फिर मुझे बताओ कि टैक्स कलेक्शन कितना हुआ, मुझे वो दिखाना है अपनी रिपोर्ट में। मुझे दिखाना है कि मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हुआ। ठीक है। तो अब सर इसमें टैक्स नाम से तो कोई कॉलम है ही नहीं। टैक्स नाम से तो कोई कॉलम है ही नहीं इसमें। तो ऐसी सिचुएशन कई तरह के डेटा सेट पर आ सकती है। अब सोचो आप यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स का डेटा लेकर आए, उसमें आपको ये गिवन है कि स्टूडेंट का रोल नंबर है, फिजिक्स के मार्क्स हैं,
केमिस्ट्री के मार्क्स हैं, मैथ्स के मार्क्स हैं। रोल नंबर 1 2 3, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के ऐसे मार्क्स लिखे हुए हैं। अब आपको ये बताना है कि कौन सा स्टूडेंट फर्स्ट है। तो सर फर्स्ट बताने के लिए पहले ये करना पड़ेगा ना कि सारे स्टूडेंट के एग्रीगेट मार्क्स निकालने पड़ेंगे। फिर एग्रीगेट मार्क्स निकालने के बाद फिर हम इसमें से जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो निकालेंगे। फिर वो हाईएस्ट मार्क्स किस स्टूडेंट के हैं, फिर वो निकाल पाएंगे। और अगर मुझसे कहा जाए कि हर स्टूडेंट की डिवीजन भी बनाओ, तो एवरेज मार्क्स आने के बाद फिर एक डिवीजन बनाएंगे कि अगर 60 से ज़्यादा हैं तो फर्स्ट डिवीजन, 40 से 60 के बीच में है तो सेकंड डिवीजन, 30 से 40 के बीच में तो थर्ड डिवीजन, 30 से कम है तो फेल हो गया, फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, फेल। आपको इतना गिवन है, लेकिन आपको रिपोर्ट में ये बताना है कितने स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, कितने सेकंड से। तो डिवीजन कॉलम तो है ही नहीं, तो बनाओ, फिर नहीं है तो बनाकर फिर उसको दिखाओ। अब इसी डेटा में तो मैंने दो एग्जांपल दिए जिसमें हमें कुछ डेटा में कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ रही है, जिसको हम दिखाना चाहते हैं वो हमारे पास है ही नहीं अभी इंफॉर्मेशन। लेकिन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसी का इस्तेमाल करके हम जो दिखाना चाहते हैं उसको निकाल सकते हैं। अब जैसे इसी टेबल में देखो, यहाँ पर एक कॉलम है ऑर्डर डेट, एक कॉलम है आपका शिपिंग डेट। तो अगर मैं इसको टेबल व्यू में जाके आपको थोड़ा सा दिखाऊं, टेबल व्यू में जाके, तो एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला जो ऑर्डर है ये 17 जुलाई 2020 को प्लेस्ड हुआ था और 22 जुलाई 2020 को शिप हो गया, मतलब कस्टमर के हैंड तक पहुंच गया। तो इस ऑर्डर को शिप होने में कितने दिन लगे? 5। मुझे रिपोर्ट बना के दो कितने ऑर्डर ऐसे हैं जिनका शिपिंग 1 हफ्ते से ज़्यादा का है। कस्टमर खुश ही नहीं होगा। जब खुश नहीं होगा तो अगली बार ऑर्डर ही क्या देगा वो। अब सर वो इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को निकालने के दो कॉलम है। अगर मैं इन दो कॉलम को माइनस कर दूं, डिफरेंस कर दूं, तो वो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ जाएगी। ठीक है। तो अब इन सारी बातों को जब हम करते हैं, तो इन सारी बातों को करने के लिए पावर बीआई के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया गया जिसका नाम है डेक्स, DAX, जिसको बोलते हैं डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। डेक्स, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। तो जो डेक्स है ये वास्तव में ये कहा जा सकता है कि इसका पर्पस होता है हमारा डेटा मैनिपुलेशन करना। तो अगर हम पावर बीआई में डेटा मैनिपुलेशन करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए हमारे पास डेक्स नाम से एक टेक्निक होती है। अब डेटा मैनिपुलेशन करने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करनी होती हैं। तो 3 तरह से डेक्स के अंदर कैलकुलेशन करना अलाउड है। पहला है कैलकुलेशन फॉर ए कॉलम, जिसको हम बोलते हैं कैलकुलेटेड कॉलम बनाना। तो अगर आप कोई नया कॉलम बनाना चाहते हैं और उसके लिए कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, कैलकुलेशन क्या है? फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स के मार्क्स को एवरेज निकालने की कैलकुलेशन है। ठीक है। या ऑर्डर डेट माइनस शिप डेट, ये मेरी कैलकुलेशन है। या इफ एल्स लगाया, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 60 है तो डिवीजन कॉलम की वैल्यू 1 हो जाए, ये मेरी कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन का मतलब कोई प्लस माइनस ऑपरेशन भी हो सकता है,
कैलकुलेशन मतलब कोई इफ एल्स जैसी कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, इन सबको हम सिंगल वर्ड में क्या बोलते हैं, डेक्स के अंदर कैलकुलेशन कहते हैं। तो कैलकुलेशन किसी कॉलम को बनाने के लिए की जा सकती है। तो जब हम कोई नया कॉलम क्रिएट करेंगे तो डेक्स का यूज करके करेंगे। इसी तरह से आप चाहें तो कैलकुलेटेड टेबल भी बना सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि सर मेरी टेबल से एक नई टेबल बन जाए और उस नई टेबल में कुछ कॉलम हमारे ऐड होकर आ जाएं। पुरानी टेबल में चेंज मत करो, नई टेबल बना दो। तो अगर आप अपना एग्जिस्टिंग टेबल का यूज करके एक नई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए भी आप डेक्स का यूज करेंगे और उसको हम बोलते हैं कि हमने कैलकुलेटेड टेबल बनाई। ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट आएगा जिसका नाम है कैलकुलेटेड मेजर। तो यहां लिख देता हूं, मेजर। तो डेक्स के अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं, और कैलकुलेशन किन चीजों की करते हैं, तीन चीजों के लिए करते हैं। या तो किसी कॉलम को बनाने के लिए कैलकुलेशन करी जाती है, या किसी टेबल को बनाने के लिए कैलकुलेशन करी जाती है, या किसी मेजर को बनाने के लिए कैलकुलेशन करी जाती है। अब आपके ब्रेन में कॉलम बनाने का इमेज है, टेक्स्ट कॉलम बनाना है, डिवीजन कॉलम बनाना है, डिफरेंस कॉलम बनाना है ऑर्डर और शिपिंग के बीच का। आपके ब्रेन में इमेज टेबल की भी हो सकती है कि भाई मेरी टेबल में, इस वाले में इतने कॉलम है। अब मैं चाहता हूँ एक नई टेबल बन जाए जिसमें, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं ज्यादा बार कौन कौन से कॉलम इस्तेमाल कर रहा हूँ, रीजन, सेल, प्रॉफिट, कैटेगरी, सब कैटेगरी, स्टेट और सिटी। बस इन्हीं 6-7 कॉलम का मैंने बार बार इस्तेमाल करा है। बाकी कॉलम तो ठीक है बट मेरे फिलहाल काम में नहीं आए हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक नई टेबल बना दो जिसमें इतने कॉलम आ जाएं। तो वो भी समझ में आ गया, इमेज बन रही है ब्रेन के अंदर कि नई टेबल बनाई जा सकती होगी। लेकिन जो तीसरा वाला है कि हम टैक्स में कैलकुलेशन किसी मेजर को बनाने के लिए भी कर सकते हैं, तो अभी इसकी इमेज आपके ब्रेन के पास नहीं है क्योंकि ये सब शायद पहली बार पावर बीआई के अंदर आ रहा होगा। तो जब पढ़ाएंगे उस समय इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मेजर का मतलब क्या होता है। अभी आप मान लीजिए मेजर इज लाइक ए वैल्यू होल्डर। किसी सिंगल वैल्यू को अगर आप कहीं स्टोर करना चाहते हैं तो उसको मेजर कहते हैं, किसी सिंगल वैल्यू को। एक कॉलम में तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं। सोचो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक कॉलम है, इस कॉलम में तो बहुत सारी वैल्यूज हैं। अब मैं चाहता हूं मेरे पास सिंगल वैल्यू कोई है, उसको स्टोर करना है, तो उसके लिए मेजर बनाई जाती है। तो क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, आउटर लेवल पर डेक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं ये समझ में आ गया। लेकिन अब सीखना यह है कि डेक्स अपने आप में है क्या, देखने में ये कैसे नजर आएगी हमारे लिए। तो अब आप में से अगर कुछ लोगों ने एक्सेल को पढ़ा हुआ है तो एक्सेल में अगर आप देखें तो शायद, अगर आपका एक्सपीरियंस रहा है तो यहां पर क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला लिख सकते हो। जिस काम को डायरेक्ट क्लिक करने से नहीं कर पा रहे हो उसका एक फार्मूला लिख सकते हो यहाँ पर। तो वो फार्मूले से क्या होती है, कैलकुलेशन ही तो होती है। बस इसी को पावर बीआई में डेक्स कहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, यानी कि पावर बीआई के अंदर अगर मुझे कोई फार्मूला लिखना है तो उस फार्मूले को लिखने को यहाँ पर क्या बोलते हैं, डेक्स कहते हैं। ठीक है, तो जो डेक्स है, अब इसको मैं अगर एक कदम आगे बढ़ाऊं तो इट इज एन एक्सप्रेशन लैंग्वेज। तो इसको क्या बोला गया है, इसको एक लैंग्वेज कहा गया है। लैंग्वेज तो सी भी है, लैंग्वेज तो जावा भी है, लैंग्वेज पाइथन भी है, बट ये सारी लैंग्वेज डेवलपमेंट की लैंग्वेज हैं। इनका यूज करके आप एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, सर लैंग्वेज तो एसक्यूएल भी होती थी, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज।
एसक्यूएल लैंग्वेज डेवलपमेंट की लैंग्वेज तो नहीं है, लेकिन वो किसकी लैंग्वेज है? डेटाबेस की लैंग्वेज है। ठीक है। इसी तरह से पावर बीआई की लैंग्वेज का नाम है डेक्स, जो किसके लिए यूज होती है? पावर बीआई में डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज होती है, या पावर बीआई में कैलकुलेशन करने के लिए यूज होने वाली जो लैंग्वेज है उसका नाम होता है डेक्स। ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस में एक टर्म होता है ईएल। ई का मतलब एक्सप्रेशन, एल का मतलब लैंग्वेज। एक्सप्रेशन लैंग्वेजेस हमने पहली बार सुना है। तो एक्सप्रेशन लैंग्वेजेस मार्केट में ना बहुत सारी हैं, उनमें से एक का नाम है डेक्स। जैसे जैसे आप अपने करियर में आगे बढ़ोगे, आपको कई सारी ईएल लैंग्वेजेस नजर आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। जावा में बहुत सारी ईएल हैं, डॉट नेट के अंदर भी हैं, पीएचपी के अंदर भी हैं। तो ईएल जो लैंग्वेजेस होती हैं, इनका पर्पस होता है किसी कैलकुलेशन को सिंपल मैनर में कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, उसको करवा के दिखाना। ठीक है। तो अब ईएल कैटेगरी की लैंग्वेज का नाम है हमारा यहाँ पर टैक्स। ठीक है सर। अब अगर मैं इसको एक लैंग्वेज कह ही रहा हूं, तो इसका मतलब इसके अंदर फिर ऑपरेटर भी होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू। हमने कहा एक्सप्रेशन लैंग्वेज जरूर है, लेकिन ऑपरेटर तो इसके अंदर भी होंगे हमारे। ठीक है। तो सर अगर ये लैंग्वेज है तो इसके अंदर एक्सेल की तरह फंक्शन भी होंगे। तो एक्सेल के अंदर तो फंक्शन होते हैं बहुत सारे, तो इसी तरह से टेक्स्ट के अंदर क्या होंगे? हमारे फंक्शंस होंगे बहुत सारे। कीवर्ड भी होंगे, हमने कहा इसके अंदर कीवर्ड भी होंगे, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं इसके अंदर। तो टेक्स्ट लैंग्वेज में अगर हम देखें तो ज्यादा बार हम इन तीन चीजों पर काम कर रहे होंगे। ऑपरेटर्स होंगे, फंक्शंस होंगे, और कुछ कीवर्ड्स हमारे होंगे। अब उनको लिखना कैसे है, काम कैसे करने हैं, ये अभी हम सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको डेक्स कैलकुलेशन किसी कॉलम को बनाने के लिए सिखाता हूं। तो अब ऐसा करने के लिए हमें एक फार्मूला बार की जरूरत पड़ेगी। अब एक्सेल में तो क्या है, जैसे ही डबल क्लिक करके ओपन करते हो, फार्मूला बार तुरंत आपके सामने ऊपर अवेलेबल होता है, बस आपको लिखने की देर होती है। पावर बीआई में डेक्स लिखने का जो फार्मूला बार है वो बाय डिफॉल्ट नहीं आता है। जब आप कोई कैलकुलेशन के लिए कहते हो, तब पावर बीआई आपको फार्मूला बार देता है। अब कैसे कहेंगे? तो कई तरीके से पावर बीआई में हम फार्मूला बार को लॉन्च कर सकते हैं। तो शुरुआत किसी एक तरीके से करेंगे, और जब खत्म करेंगे तो चार छह तरीके हमें आ चुके होंगे। तो हम चलते हैं टेबल व्यू पर। अब हल्का सा एक प्रीव्यू नजर तो आया, कुछ एरिया नजर तो आ रहा है। तो बस यहीं पर फार्मूला बार बन जाएगा आपका। कब? अब यहाँ पे होम पे जाओगे, होम टैब पर आप यहाँ देखोगे एक सेक्शन आ रहा है कैलकुलेशंस का। अब कैलकुलेशन में नए कॉलम की कैलकुलेशन करनी है, नई टेबल की कैलकुलेशन करनी है, या एक मेजर की कैलकुलेशन करनी है। क्विक मेजर, मेजर का ही एक शॉर्टकट है बनाने का। तो टोटल तीन ही है: कॉलम कैलकुलेशन, टेबल कैलकुलेशन, और मेजर कैलकुलेशन। तो पहले मैं आपको कॉलम की कैलकुलेशन सिखाऊंगा। कॉलम कैलकुलेशन क्या होती है? अब क्या करेंगे? टेबल व्यू पे गए, उसके बाद होम टैब पे गए, उसके बाद इस पर क्लिक कर देंगे, न्यू कॉलम पे। अब देखो जैसे ही क्लिक करोगे, दो चीजें हो गई। सबसे पहले तो फार्मूला बार ओपन हो गया, जो अभी तक डिसेबल था वो आ गया फार्मूला बार। और जो नया कॉलम है वो सबसे लास्ट में जाके ऐड होगा। तो बाय डिफॉल्ट जब नया कॉलम बनाओगे, तो पोजीशन आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे फिलहाल के लिए, ऑटोमेटिकली वो लास्ट में इंसर्ट आपका हो जाएगा। अब इस फार्मूला बार को आप जूम कर सकते हैं, है ना? कंट्रोल प्लस या कंट्रोल के साथ व्हील बटन यूज करके आप इसको यूज कर सकते हैं। कंट्रोल एंटर से भी ये हमारा
हो जाना चाहिए। शिफ्ट एंटर से लाइन चेंज हो जाएगी। फार्मूला बार में ऐसा नहीं है एक ही लाइन है। फार्मूला अगर कॉम्प्लेक्स है तो शिफ्ट एंटर से लाइन। तो सर ऐसा होगा फार्मूला 10 लाइन में लिखा जाएगा, हमने कहा हाँ। फार्मूला ऐसा हो सकता है कि 10 लाइन में लिखा जा सके। शिफ्ट एंटर से लाइन चेंज हो जाती है। चलो तो इसको बोलेंगे फार्मूला बार। अब इक्वल टू साइन से पहले यहाँ पर आप जो लिख रहे हैं ये नए कॉलम का नाम होगा। कॉलम का नाम ही क्यों होगा? क्योंकि आपका जो फार्मूला बार ओपन हुआ है वो तब हुआ है जब आपने न्यू कॉलम पर क्लिक किया था। तो अब कॉलम का नाम बाय डिफॉल्ट ये कॉलम दे रहे हैं। आपने कहा मैं कॉलम नहीं दूंगा, मैं इसका नाम मान लो टैक्स दूंगा, तो आप इसका नाम टैक्स दे दो। जो भी नाम आप देना चाहते हो वो दे सकते हो, बट मेक श्योर जो पहले से कॉलम का नाम अवेलेबल है टेबल में वो नाम आप नहीं दे सकते। अब टैक्स कॉलम की वैल्यू क्या लिखनी है? तो अब बेसिक से शुरू करते हैं। किसी भी कॉलम में अगर आप हर रो के लिए जो वैल्यू देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर आपको एक वैल्यू देनी है, यहाँ भी देनी है, यहाँ भी देनी है, अगर आप उसको एक स्टैटिक वैल्यू देना चाहें तो स्टैटिक वैल्यू भी दे सकते हैं। मैंने ऐसे ही बस टैक्स की वैल्यू 100 कर दी, कोई सेंस नहीं है क्योंकि हम सीख रहे हैं। तो हमने बस हार्ड कोडेड वैल्यू 100 लिख दी। अब मैं चाहता हूं कि इस टैक्स कॉलम की हर रो के लिए यही कैलकुलेशन है, कुछ करना ही नहीं है, बस हर वैल्यू यही बना दो। अब इस फार्मूला को मुझे रन करना होगा। इस फार्मूला को रन करने के लिए सिंपली एंटर कर देंगे, फार्मूला रन हो जाएगा। और जैसे ही फार्मूला रन हो जाएगा इसका इफेक्ट आप देखेंगे कि जो आपका नया कॉलम आपको दिख रहा था टैक्स वाला, उसमें हर वैल्यू 100 हमारी हो गई है। ऑब्वियसली हमें इसकी जरूरत शायद पड़ेगी नहीं, बट अगर कभी पड़ जाती है तो आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसी जरूरत तब पड़ सकती है, मान लो आज मुझे बहुत सारे ऑर्डर मिले, आज मिले, तो आज ही की डेट डालनी है हर ऑर्डर के आगे। तो फिर इसी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हर ऑर्डर के लिए डेट तो सेम ही रखनी है क्योंकि सारे ऑर्डर आज ही आए हैं। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर सिखाता हूँ कि ऑपरेटर भी चलते हैं। तो अगर हम ऑपरेटर चलाएंगे तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले बेसिक पढ़ा, 2 + 3 कितना होता होगा? 5। तो प्लस ऑपरेटर टैक्स में भी चलता है ना? बस इसी बात को सीखने के लिए मैंने चला दिया। फिलहाल कोई सेंस नहीं है, हम बस ऑपरेटर को समझ रहे हैं कि हाँ ऐसे ऑपरेटर चलते हैं। अब 2 + 3 चल रहा है तो 2 - 3 भी चलेगा, तो हमने सीखा प्लस के साथ माइनस भी चलता है यहाँ पर। तो फिलहाल हम पूरे कॉलम के लिए सिंगल वैल्यू अपना लेकर चल रहे हैं। हर वैल्यू अलग अलग आए वो कैसे करेंगे वो भी पढ़ेंगे अभी। पहले सिंपल सिंपल को निपटा लेते हैं। तो प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई भी होता होगा, तो मल्टीप्लाई के लिए स्टार सिंबल का यूज करते हैं। डिवाइड भी होता है, हमने कहा डिवाइड के लिए फॉरवर्ड स्लैश सिंबल का यूज करते हैं। और सब पूरा डिवाइड नहीं होता तो मान लो 11 होता तो भी यही सिंबल यूज करेंगे। बाय डिफॉल्ट सर ये राउंड होकर आ गया, 6 क्यों आ गया? इसका आंसर तो 5.5 समथिंग कुछ आना चाहिए था। तो बाय डिफॉल्ट मान लो मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ 11/4। तो अब जो रिजल्ट आना चाहिए सर वो तो फ्लोट आना चाहिए। तो फ्लोट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप यहाँ देखो जो नया कॉलम जनरेट हुआ है, इस नए कॉलम में यहाँ पर देखो आपका डेटा टाइप और दूसरा यहाँ पर एक फॉर्मेट, है ना? तो फॉर्मेट को थोड़ा चेंज कर दो, फॉर्मेट यहाँ से जनरल कर दो।
जनरल करते ही इसका जो एक्चुअल रिजल्ट था वो आ गया। तो सर ये ध्यान रखना पड़ेगा, हमने कहा ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो नए कॉलम बनेंगे उनका सारा ध्यान आप ही को रखना पड़ेगा। कॉलम में वैल्यू आ रही है, उसका डेटा टाइप क्या होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो डेटा टाइप तो सही था डेसिमल नंबर, बट फॉर्मेट में यहाँ पर हमें जनरल करना है। ठीक है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये भी होता है क्या? इससे क्या निकलता था? मॉडुलस या रिमाइंडर। लेकिन अगर मैं देखूं, जैसे ही मैंने ये लगाया, दो जगह रेड मार्क हो गए, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसका मतलब फार्मूला एरर है। तो जब फार्मूले में एरर आएगी तो फिर आपका रन होगा नहीं, जबरदस्ती रन कराओगे तो लिख कर आ जाएगा एरर एरर एरर, क्योंकि ये कैलकुलेशन सही नहीं है। तो अब अगर आपको मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस का ऑपरेटर नहीं है, कोई दूसरा तरीका होगा, माइटी फंक्शन होता हो कोई इस नाम से। ठीक है। ठीक है। तो अब हमारे लिए इतना समझ में आ गया कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हमारे क्या होते हैं, इस तरह के ऑपरेटर तो होते हैं जो हमारे चल रहे हैं। अब आगे देखो। सर कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम इस कॉलम में जो टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं वो हर रो के लिए अलग अलग आए? हमने कहा अलग अलग आए तो उसकी कोई कैलकुलेशन तो होगी दिमाग में आपके। हमने कहा हम ये चाहते हैं कि सेल का 5% टैक्स लगा दो। तो इस रो में जो सेल की वैल्यू है इसका 5% यहाँ आ जाए, इस रो में जो सेल्स कॉलम की वैल्यू है इसका 5% यहाँ आ जाए, इसका 5% यहाँ आ जाए। तो इस तरह से टैक्स कॉलम की हर वैल्यू अपने आप डायनेमिकली कैलकुलेट हो जाएगी। तो अब अगर मैं अपने टैक्स कैलकुलेशन में टेबल के किसी भी कॉलम का इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो उस कॉलम को लिखने का सिंटैक्स होगा टेबल का नाम। तो पहले लिखेंगे टेबल का नाम। तो जब आप टेबल का नाम लिखेंगे तो आपको ऑटो सजेस्ट करके बताता रहेगा कि टेबल का नाम ये है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिस कॉलम को आप अपने डेक्स की कैलकुलेशन में यूज करना चाहते हैं। क्या नाम है हमारे उस कॉलम का जिसका मैं यूज करना चाहता हूं? सेल्स। तो आपको पूरा लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप ऐसे लिखोगे अपने आप सजेस्ट कर देगा कि ये लिखना चाहते हो। और जो आपका ऑप्शन सही है उसको सेलेक्ट करके एंटर कर देना, अपने आप लिख जाएगा। अब सेल्स कॉलम की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, भाग कर देंगे 100 से। तो क्या हो गया? 5% निकालने का फार्मूला हो गया। तो ऑटोमेटिकली डेक्स कैलकुलेशन हर रो के लिए अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगी। आपको कोई लूप वूप लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये पाइथन लैंग्वेज होती अभी तो आप लूप के बारे में सोच रहे होते कि एक वैल्यू पर तो चल गया, अब पूरे टेबल पे कैसे चलेगा, लूप लगाओ। कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली जो भी आप कॉलम कैलकुलेशन करते हैं और उसमें अगर किसी कॉलम का इस्तेमाल हो रहा है तो उस कॉलम की जो रोज हैं ऑटोमेटिकली हमारा पिक होती रहेंगी। एंटर करो और अपना रिजल्ट देखो। तो इस तरह से किसी भी टैक्स कैलकुलेशन को करने के लिए आप किसी एग्जिस्टिंग कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको लिखने का सिंटैक्स है टेबल का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसके कॉलम का नाम। फिर आप उस पर अपना प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी ऑपरेटर चलाना चाहते थे चला सकते हैं। अब सोचो अगर मैं आपसे कहूं कि सर मुझे नेट प्रॉफिट निकाल के दो,
क्योंकि सेल पर इतना तो टैक्स लग गया। अब जो मेरा प्रॉफिट हुआ वो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस टैक्स। तो अब कैलकुलेशन आप एक नए कॉलम के लिए करोगे, क्योंकि इस कॉलम में तो टैक्स आ ही गया। अगर इसी में चेंज करोगे तो इसी कॉलम की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो फिर से आप नया कॉलम बना सकते हो। तो अब ध्यान से देखो, आप होम टैब से जाके भी नया कॉलम बना सकते हो, और जिस जगह आप हो वहां भी न्यू कॉलम का ऑप्शन आ ही रहा है, यहाँ से भी बना सकते हो। एक नया कॉलम बना दिया। अब इस, चलो करके दिखाओ मुझे। मुझे नेट प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। हाँ, ये था न्यू कॉलम। तो होम टैब पे चले जाओ, होम टैब के अंदर से आ जाएगा न्यू कॉलम, कहीं से भी ले आओ। तो इस कॉलम में नेट प्रॉफिट ला के दिखाओ मुझे। नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी, जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट था वो माइनस जो अभी टैक्स निकालना है। हर रो के लिए सेम कैलकुलेशन अप्लाई कर दो। बस लिखना है, बाकी कुछ करना है नहीं दिमाग लगा के। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू जो आपका प्रॉफिट आया माइनस जो आपका टैक्स आया। तो कुछ ऑर्डर तो ऐसे हो गए नुकसान में चले गए टैक्स लगने के बाद। देखो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो अपनी कैलकुलेशन करनी है बस। अब मुझे रिपोर्ट व्यू में तीन बातें निकाल कर दिखाओ। टोटल टैक्स कलेक्शन कितना हुआ, टैक्स कलेक्शन से पहले प्रॉफिट कितना था, और टैक्स लगाने के बाद मेरा प्रॉफिट कितना रह गया। रिपोर्ट व्यू में जाओ और मुझे यहाँ पर तीन बातें निकाल के दिखाओ। टोटल टैक्स कलेक्शन कितना दिया मैंने, दूसरी बात टैक्स देने से पहले मेरा प्रॉफिट कितना था टोटल, तीसरी बात टैक्स देने के बाद अब मेरा प्रॉफिट कितना रह गया। तीन कार्ड विजुअल बनाएंगे। पहले कार्ड विजुअल पे जो टैक्स कॉलम बनाए इसका सम निकाल देंगे। तो ऑटोमेटिकली किसी भी कॉलम को जब ड्रैग करते हो न्यूमेरिक को तो सम निकालता ही है। तो टोटल टैक्स इतना आया मेरा। अब एक कार्ड विजुअल और बनाएंगे। इसमें एक्चुअल प्रॉफिट जो पहले वाला था इसको दिखा दिया। एक कार्ड विजुअल और बनाया, और अभी जो नेट प्रॉफिट निकाला है मैंने इसको दिखा दिया। इतना कम हो गया। तो ये एक्चुअल प्रॉफिट था, ये आपका टैक्स हो गया, और टैक्स देने के बाद इतना बचा मेरा, ये इतना।
वापस आ जाते हैं। अब ऐसे क्या मैं बताऊं देखकर, या तो स्क्रीनशॉट शेयर कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं अब। मान के चलते हैं यहाँ तक सबका हो गया। एक और नया कॉलम बनाएंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन में सिनेरियोज लेकर आते हैं। ठीक है, तो सिनेरियोज कैसे लाएंगे उसको देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर कॉलम का नाम कर दिया, मान लो टैक्स टू। तो अब इस बार टैक्स लगाने का जो तरीका है वो हमारा अलग होगा। क्या तरीका होगा? हमने कहा इस बार टैक्स लगाएंगे कौन सी कैटेगरी का ऑर्डर था उसके अकॉर्डिंग। टेक्नोलॉजी से बिलोंग करता है तो 18% टैक्स लगेगा। फर्नीचर से बिलोंग करता है तो आपका 10% का टैक्स लगाएंगे। और अगर ऑफिस सप्लाई से बिलोंग करता है तो फिर आपका टैक्स लगाएंगे 5% का। टेक्नोलॉजी पे लगा दो, मतलब किसी पे लगा दो, एक सिनेरियो जनरेट करना है हमें। तो मैं मान के चल रहा हूँ टेक्नोलॉजी पर 18 लगा दिया, और फर्नीचर पर 10 लगा दिया, और जो ऑफिस वाला ऑर्डर्स हैं उन पे 10% या 5% लगा दो, कुछ भी लगा दो। उसने सीखना ये है कि इस बात का कोड लिखोगे कैसे, टैक्स की वैल्यू कितनी होगी, किस पर लगेगा, वो बात की बात है, वो तो हर डेटा का अलग अलग होगा। तो अगर आप किसी भी कॉलम को बनाते समय कंडीशंस रखना चाहते हैं तो आप इफ नाम का एक फंक्शन होता है। तो हम पहला फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, इफ फंक्शन। इफ माने यदि। अब डेक्स में जो भी आप कैलकुलेशन लिखते हैं उनमें जो फंक्शन के नाम यूज होंगे वो लोअर केस अपर केस दोनों में चलते हैं। आपने लिखा इफ लोअर केस में, और जब आपको इफ फंक्शन दिखाई दिया तो वो अपर केस में दिखाई दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अपर केस में ही चलेगा, नहीं। डेक्स केस सेंसिटिव नहीं है, लोअर केस अपर केस एक ही बात है। अब डेक्स के फंक्शन में अच्छी बात यह है कि जैसे किसी फंक्शन को आप कॉल करते हैं, तो जब किसी फंक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए टेक्निकल शब्द होता है फंक्शन को कॉल करना, फंक्शन को पुकारना। और फंक्शन को पुकारने का सिंटैक्स होता है फंक्शन का नाम, और उसके आगे पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और फिर पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे। और जो भी आपको अपनी कैलकुलेशन करनी है वो फंक्शन के जो पैरेंथेसिस हैं उसके बीच में करनी है अपनी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉल करना। अब फंक्शन को कॉल करते समय हम पैरेंथेसिस के बीच में कई सारी चीजें लिख सकते हैं। अब वो कई सारी चीजें कितनी लिखी जाएंगी, क्या लिखी जाएंगी, हर फंक्शन का अलग अलग है। तो
जैसे ही मैं इफ फंक्शन कॉल करता हूं, मुझे इसका डॉक्यूमेंटेशन दे दिया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है इसका थ्योरी, कि ये फंक्शन क्या करता है, और वो सजेशन में एक पॉपअप मैसेज बनकर मेरा दिख रहा है। तो अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर लिखकर आ रहा है, इफ के अंदर तीन बातें आप लिख सकते हो। पहली बात कॉमा, कोई दूसरी बात है, कॉमा कोई तीसरी बात है। अब जो तीसरी बात है उसके साथ एक स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है, और जो शुरू की दो चीजें हैं उनके साथ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। तो टेक्निकल टर्म में इसको बोलते हैं हम आर्गुमेंट। तो एक और टर्म आया आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का मतलब होता है जब किसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो उसमें हम लिख सकते हैं उनको आर्गुमेंट्स कहते हैं। इफ फंक्शन में तीन आर्गुमेंट दिए जा सकते हैं, उसमें से पहला दूसरा मैंडेटरी है और तीसरा वाला ऑप्शनल है। तो जो आर्गुमेंट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होगा वो ऑप्शनल होगा। आप देंगे तो आपका बताए जो आपका आर्गुमेंट है उसका अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी, नहीं देंगे तो डिफॉल्ट के अकॉर्डिंग। चलो, तो अब सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये बताना है कंडीशन क्या है। हमने कहा कंडीशन है कि अगर कैटेगरी कॉलम की वैल्यू टेक्नोलॉजी है, कंडीशन ये है, तो यहां लिखेंगे इफ कैटेगरी, सॉरी, ऑर्डर्स की कैटेगरी इज इक्वल टू। अब मुझे क्या लिखना है यहाँ पर? टेक्नोलॉजी, यानी कि कैटेगरी कॉलम में जो वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए कि इस कॉलम में वैल्यू कौन कौन सी होनी चाहिए। तो अब किसी भी वैल्यू को जो आपके टेक्स्ट कॉलम में है, आप अपने डेक्स में यूज करना चाहते हैं टेक्स्ट कॉलम की वैल्यू को, तो डबल कोट्स के अंदर यूज करते हैं। तो डबल कोट्स को डेक्स के अंदर स्ट्रिंग या टेक्स्ट, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हो। आप में से अगर कोई पाइथन पढ़कर आया तो उसमें सिंगल कोट भी चलता है, या सिंगल कोट नहीं चलेगा, डबल कोट्स में आपको लिखना होगा। ठीक है, इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी। अब अच्छी बात यह है कि हमारा डेक्स केस सेंसिटिव नहीं है। तो अगर मैं ऐसे भी लिखूंगा तो भी मैच हो जाएगा, ऐसे लिखूंगा तो भी मैच होगा, बट स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। लोअर केस अपर केस में फर्क नहीं पड़ेगा, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए बस। तो अब ये आपकी कंडीशन हो गई। इफ ऑर्डर्स कैटेगरी की वैल्यू हमारा टेक्नोलॉजी है, ये हो गया पहला आर्गुमेंट। तो पहला आर्गुमेंट क्या? आपकी कंडीशन, कॉमा लगाकर। अब आप बताओ कि अगर इस कंडीशन को हमने ट्रू देखा किसी भी रो के अंदर, तो बताओ फिर आप जो टेक्स्ट टू नाम से कॉलम बना रहे हैं उसकी कैलकुलेशन क्या करें? इमेजिन करो, हमारे पास ये कैटेगरी कॉलम है, कहाँ गया, ये रहा। अब इस कैटेगरी कॉलम में यहां तो नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, ये मिल गया, ये मिल गया मुझे टेक्नोलॉजी। तो इस वाली रो के लिए जो अभी आपका नया कॉलम बन रहा है टेक्स्ट टू नाम का, तो बताओ यहां पर वैल्यू जो आएगी उसकी कैलकुलेशन क्या होगी? इस तरह से हर वो रो जहां पर कैटेगरी टेक्नोलॉजी मैच हो गई है, हर उस रो के लिए अभी जो टेक्स्ट टू कॉलम बनेगा वहां पर वैल्यू की कैलकुलेशन क्या होगी वो बताओ। तो हम यहां पे लिखेंगे कि जो सेल्स था, ऑर्डर्स का जो सेल्स था उसका 18%, यानी कि गुणा 0.18, 18/100, 0.180 तो हो गया, थोड़ा कम लिखना पड़ गया। ठीक, अब ये बताओ कि जहां जहां पर ये कंडीशन ट्रू है उन रोज के लिए ये कैलकुलेशन चलेगी। लेकिन सर ऐसी बहुत सी रोज होंगी जहां पर ये कैलकुलेशन हमारी नहीं चलेगी, क्योंकि ये कंडीशन कैसी हो गई हमारी? फॉल्स हो गई है। तो अब कॉमा लगाकर सेकंड नंबर पे जो कैलकुलेशन लिखी जाती है वो उन रोज के लिए लिखी जाएगी जहां पर ये कंडीशन मैच नहीं हुई और ये फॉल्स हो गई है। तो अब हमने कहा चलो
अभी हम लिख देते हैं कि फिर एक काम करो, बाकी सब पे हमारा सेल्स कॉलम का 10% टैक्स लगा दो, 0.1, और इफ को बंद कर दो। तो ये वो नहीं हुआ जो मैं चाहता था, लेकिन इफ को समझने के लिए एक अच्छा छोटा एग्जाम्पल हो गया। तो इफ में तीन चीजें होती हैं। पहला, कंडीशन। कंडीशन ट्रू होने की कैलकुलेशन सेकंड नंबर पे आएगी। कंडीशन अगर फॉल्स है तो उसकी क्या कैलकुलेशन करें, तो तीसरे नंबर पे आएगी। तो इट विल लाइक इफ ट्रू, और ये आपका फॉल्स। तो इसको आप एल्स की तरह इमेजिन कर सकते हैं। अब मैं इसको रन कराऊंगा। फॉल्स को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, अगर आप फॉल्स कैलकुलेशन नहीं बताना चाहते तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ब्लैंक, ब्लैंक रह जाएंगे। तो अगर आप मान लो यहां पर कुछ नहीं बताते तो भी चलेगा, लेकिन बाकी रोज की वैल्यू क्या आएगी फिर? तो बाकी रोज कैसी हो गई? ब्लैंक हो गई। जहां जहां पर ये ट्रू है, बस उन रोज के लिए टैक्स टू कॉलम की कैलकुलेशन कर दी गई, और जहां पर ये फॉल्स है आपने कुछ बताया ही नहीं, तो उस जगह पर ब्लैंक वैल्यू आ जाएगी। आप चाहते हो नहीं सर, जहां जहां पर मैच नहीं हुई है उसके लिए भी बता दो, तो फिर आप अपना फॉल्स कंडीशन वाला पार्ट लिख दो। अब जो मैंने कहा था सर, वो तो फिर हो नहीं पाया। तो हमने कहा कोई नहीं, एक काम करते हैं, एक नया कॉलम और बना लेते हैं उस बात को सीखने के लिए जो मैंने कहा था। इफ कैटेगरी इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी, देन ऑर्डर्स के सेल का 18%। अब अगर आप तीन कंडीशन चाहते हो कि टेक्नोलॉजी पर 18, फर्नीचर पे 10, और बाकी अब जितनी बच गई सब पे 5%, तो अब आप क्या करोगे? जो फॉल्स वाला पार्ट है, ध्यान से है ना, बहुत ध्यान से, जो फॉल्स वाला पार्ट है उसमें नेस्टेड इफ फंक्शन कॉल करोगे। नेस्टेड इफ फंक्शन कॉल करोगे। तो एक काम करते हैं, क्लियर कोड के लिए मैं शिफ्ट के साथ एंटर कर लेता हूं। डायरेक्ट एंटर करने से रन हो जाता है, शिफ्ट के साथ एंटर करने से नेक्स्ट लाइन पर कंट्रोल आ जाता है। नेक्स्ट लाइन पर कंट्रोल आ गया, टैब दबाकर मैं कंट्रोल यहां ले आया। ठीक है। अब इसका जो एल्स वाला पार्ट था, जहां पर फॉल्स कंडीशन लिखते, मैंने फिर से वहां पर एक इफ लगा दिया। इफ ऑर्डर्स कैटेगरी इज इक्वल टू फर्नीचर, तो बताओ क्या करना चाहते हो? हमने कहा 10% ऑर्डर्स के सेल्स का 10%। अब इस वाले इफ में कंडीशन ये हो गई, ट्रू कैलकुलेशन ये हो गई, फॉल्स की कैलकुलेशन बताओ। हमने कहा फॉल्स की कैलकुलेशन अब सब पर 5% का लगा दो, अब जितने बच गए सब पे 5 का लगा दो। तो ऑर्डर्स के सेल का 5%। अब ध्यान से, ये वाला इफ फंक्शन जो नेस्टेड वाला है इसे क्लोज करेंगे पहले, ये कर दिया। उसके बाद ये वाला जो आउटर वाला इफ खुला हुआ है इसको क्लोज करेंगे, ये कर दिया। तो सोच कर देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि सर जरा रीजन वाइज करके दिखाना, तो
3 बार नेस्टेड इफ करना पड़ेगा आपको, है ना, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। क्या हुआ? हाँ तो इसमें सही तो क्या है, इसमें दिक्कत क्या है? कैलकुलेशन सही है, चल रहा है। ये वाला कर लिया, नेस्टेड इफ वाला। तो सर इसमें तो लिखना पड़ रहा है। हमने सोचा था भाई क्लिक क्लिक करता रहो होता रहेगा। हमने कहा देखो वो एक हिस्सा था वो पूरा हो गया। अब ये पावर बीआई का दूसरा हिस्सा है, जिसमें दिमाग का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है, गलतियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कंसंट्रेट हमें ज़्यादा रहना पड़ेगा अपने आप को। जरा सी भूल चूक हुई और एक्सप्रेशन आपका एरर दे देगा। तो मैंने बेसिक कैलकुलेशन ये भी कराई है आपको, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सिंपल सिंपल, और उसके बाद थोड़ा सा इफ का मैंने प्रैक्टिस कराया है। अब आपका काम यह है कि आप अपने एंड पे जाके खुद से इन प्रैक्टिस को करें। जैसे आप कोई नया कॉलम बना लो टैक्स फोर, और अपने आप सोचो कि अगर साउथ रीजन है तो 5% का टैक्स लगाएंगे, ईस्ट रीजन है तो 10% का लगाएंगे, वेस्ट है तो 15 का लगाएंगे, सेंट्रल है तो 20 का लगाएंगे, और फिर अपने आप से उसका टैक्स लिख कर देखो। इसी तरह से फिर अपने आप को टास्क दो कि चलो एक और टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका निकालते हैं। अगर ऑर्डर वैल्यू यानी कि जो सेल वैल्यू है, अगर ये 1000 से कम है तो कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री। और अगर ये 1000 से लेकर मान लीजिए 2000 की रेंज में या 50,000 तक की रेंज में, या कोई भी एक कंडीशन मान लो, चलो 2000 मान लो, तो 5% टैक्स है। फिर 2000 से 10,000 की रेंज में है तो 7% टैक्स है। ऐसे करके अब 10,000 से लेकर कितनी भी ऊपर है 10% टैक्स है। तो इससे क्या सीखोगे? इससे आप ऑपरेटर ग्रेटर देन, लेस देन, ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं इन्हें सीखोगे। चलो, तो फिलहाल आज के लिए इतना। ये वाला तो करके देखना, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास परसों जो कंपैरिजन ऑपरेटर हैं उनको मैं क्लास में पहले यूज करके दिखा दूंगा। जिन्होंने पहले कभी एसक्यूएल, पाइथन या एक्सेल में से कुछ पढ़ा हुआ है वो ट्राई करके देख सकते हैं। और जो पहली बार ही कुछ पढ़ रहे हैं टेक्निकल फील्ड में, फर्स्ट टाइम पावर बीआई फर्स्ट है उनकी लाइफ में, तो शायद वो नहीं जानते होंगे, तो परसों मैं क्लास में करा दूंगा।